नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही भारतीय बाजारों में सुबह सुबह की पहली रणनीति आपके सामने रखेंगे और खबरों वाले शेयर्स और इसके अलावा नतीजों पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट से जुड़ा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, एक्शन आज भी काफी ज्यादा होगा और काफी सारे इवेंट्स भी हैं जिस पर की हमारी नजर रहेगी। चलिए शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजारों से संकेत से करते हैं और आज संकेत काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिबाउंड है एशियन मार्केट्स में। गिफ्ट निफ्टी 121 अंक ऊपर है। जापान के बाजार 140 अंकों की तेजी में है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में, करीब 1% से ज्यादा की तेजी। चीन के बाजार भी निशान में और हांगकांग के बाजार भी 350 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो आज माहौल अच्छा है एशियाई बाजारों का। ग्लोबल मार्केट से संकेत को देखें तो वहां पर काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजारों की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था, क्योंकि शुक्रवार के दिन जब हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट टेंशन थोड़े बढ़े होने की खबरें आई, उसके बाद एक सेल ऑफ भी हमने देखा दुनिया भर के बाजारों में, डाउ फ्यूचर्स में। लेकिन जैसे जैसे वहां से और अपडेट निकल कर आए और ये अपडेट आया कि टेंशन वहां पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी कम होते हुए नजर आएगी, तो हमने देखा कि थोड़े कूल ऑफ भी हुए अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी जो हमने एक तेज रिएक्शन देखा था शुक्रवार की सुबह, आपको याद होगा, वहां पर भी हल्की नरमी देखने को मिली है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था शुक्रवार के सेशन में। अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में लगातार 6 दिन गिरावट थी और यहां पर सबसे ज्यादा जो दबाव था वो शेयरों में देखने को मिला। मार्च 2020 के बाद नेविडिया के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट आई थी, करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। सुपर माइक्रो के शेयर में 23% की गिरावट थी। S&P 500 इंडेक्स का भी जो स्तर था वो भी 5000 के नीचे वहां पर बंद हुआ। डाउ जोन्स की बात करें तो दिन भर उतार चढ़ाव था, क्योंकि डाउ जोन्स का एक्सपोजर ज्यादा टेक शेयरों में नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई और डाउ जोन्स 200 अंक ऊपर बंद हुआ। नतीजों के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस में 6% की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद हमने डाउ जोन्स में सहारा देखा। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में जो भी बिकवाली हावी थी वो टेक शेयरों की वजह से थी। आज उसका कुछ रिएक्शन हम भारतीय बाजारों में, भारतीय IT कंपनियों में भी हो सकता है कि देखने को मिले। लेकिन अमेरिकी बाजारों में तो IT शेयरों की हालत बहुत ही खराब थी। अक्टूबर 2022 के बाद हमने देखा S&P 500 और नैस्डैक में सबसे बड़ी गिरावट का दौर था। पिछला अगर पूरा हफ्ता देखें तो पिछले हफ्ते S&P 500 में 3% और नैस्डैक में 5.5% की गिरावट देखने को मिली। अब इस हफ्ते भी काफी सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे, GDP के आंकड़े आएंगे, महंगाई के आंकड़े आएंगे, जिस पर की नजर रहेगी। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने वाले हैं। टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो अमेरिकी बाजारों में अगर बात करें तो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही था। शुक्रवार को जियोपॉलिटिकल टेंशन से थोड़ा बाहर निकलते हुए बाजार नजर आए। फोकस वापस से फेड की ब्याज दरों पर आ चुका है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देख ही रहे हैं। अन्य ग्लोबल संकेतों पर बात करें तो डॉलर इंडेक्स 106 पर बरकरार, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सोने में नरमी आई है, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब फेड ब्याज दरों में जो कटौती की संभावना है उसमें कमी होते हुए नजर आ रही है। इस वजह से एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि सोने में ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तो टेंशन बना ही हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फेड में की तरफ से भी कटौती को लेकर थोड़ी डिले होने की बात की जा रही है। तो जो भी फैक्टर्स हैं वो अल्टीमेटली सोने की तेजी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हल्की नरमी जरूर आई, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर और आगे बन सकती है। ईरान इजराइल में इसके अलावा अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हमने देखा शुक्रवार को वहां पर भी $90 तक के स्तर देखे, लेकिन अब थोड़ी वीकनेस वहां पर भी आई। ईरान इजराइल में टेंशन नहीं बढ़ने के संकेत से कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी थी और इस वक्त $87 के नीचे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। कुल मिला के संकेतों को देखें तो टेक शेयर थोड़े वीक हैं, लेकिन बाकी सारे संकेत भारतीय बाजारों के फेवर में ही हैं आज, और रिएक्शन हम एशियाई बाजारों में देख ही रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, बाकी सारे एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ही हैं।
शुक्रवार के दिन भारतीय बाजारों में भी हमने देखा था कि जो क्लोजिंग हुई थी वो पॉजिटिव हुई, क्योंकि जब टेंशन मिडिल ईस्ट की तरफ से और जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होते हुए नजर आई, हमने देखा कि रिबाउंड एक आया भारतीय बाजारों में भी। निफ्टी 151 अंक ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 504 अंकों की मजबूती देखने को मिली। तो भारतीय बाजारों में तो पॉजिटिव सेशन था शुक्रवार के दिन भी, और आज भी देखना होगा कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज इंडियन मार्केट्स के लिए। इसके पहले हम एफआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज इंडियन मार्केट्स में लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज खरीदारी करके गए, लेकिन बहुत ही छोटा आंकड़ा है, 130 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी हुई है। डीआईएस ने भी बिकवाली की, लेकिन 53 करोड़ की मामूली नेट बिकवाली का आंकड़ा नजर आया है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 650 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में 5753 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। तो बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ये कि खरीदारी लौटी है। बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं दिखाई दी एफआईआईज की तरफ से, जो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, और भारतीय बाजारों में थोड़ा लौटते हुए नजर आए हैं। अब ये संकेत कितने पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट्स के लिए और आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट देने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने आपको थोड़ा रोका, ना केवल रोका बल्कि अच्छी रिकवरी भी दिखाई। आपको ध्यान होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बकायदा हमने गैप डाउन ओपनिंग की थी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने क्रिटिकल लेवल्स को सपोर्ट की तरह देखा, और उन सपोर्ट के बाद का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। और पूजा, आप हमारे साथ शो में थी, हमने ये बात भी कही थी कि देखिए बैंक निफ्टी फर्स्ट सिग्नल देगा आपको, और अगर आप परसेंटेज में चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 1% का गेन हुआ, जबकि निफ्टी के अंदर आधे से पौने % का गेन था। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी ने अपने 47,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और उसने अपने क्रिटिकल लेवल 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो दोनों की क्लोजिंग भी ठीक थी। आज ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बहुत संकेत भी ठीक है, जो कि बाजार के लिए फेवरेबल है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस बार एक्सपायरी फिर से अलग है। हमेशा हमेशा ये अलग होगी। 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। आज हम आ चुके हैं 22 तारीख के ट्रेड में, इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा और क्रिटिकली वॉच करना होगा। आज थोड़ा और पुल बैक, यानी कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है। बट रिमाइंडेड, ये शॉर्ट कवरिंग है जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। ये लेवल्स आप ऑलरेडी पहले भी पा चुके हो, और इसको खोने के बाद आप इन लेवल्स को पा रहे हो, तो इसको स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, बल्कि तो शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है, और शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है और अच्छी खासी हुई है। जैसे निफ्टी का मैं आपको डाटा बताऊं, वहाँ पे करीब -10% का ओआई शेडिंग हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर -12% की ओआई शेडिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में से काफी हद तक शॉर्ट्स को सिस्टम में बाहर किया गया है। लेकिन अभी ये शॉर्ट्स बाहर तो हो गए, लेकिन तेजी आएगी नहीं आएगी, थोड़ा डाउट है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, और अगर पुल बैक आता है, पुल बैक थोड़ा कंटिन्यू करेगा। ये पुल बैक निफ्टी का मैं बता देता हूँ लेवल्स के हिसाब से 22,500 तक ये पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि सिस्टम में अभी रोल ओवर उतना नहीं हुआ। करीब 30% के आसपास का रोल ओवर अभी भी चल रहा है। तो इससे थोड़ा ज्यादा रोल ओवर जब होगा तो ये शॉर्ट्स कटेंगे और नए लॉन्ग्स बनेंगे अगली सीरीज के अंदर, तो इसलिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये 22,500 तक के अपने टारगेट मान के चले। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा 22,000 का पहला, और 21,800 का जैसे आप पे रिवर्सल हुआ है वो आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगी। और इस रेंज के अंदर मेरे को लगता है 21,800 22,000 की रेंज अब नहीं ब्रेक करेगा मार्केट इस सीरीज में, अप्रैल वाली में, और अप्रैल इससे ऊपर ही आपको क्लोजिंग देगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 47,500 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, और ये हो सकता है ड्रैग करते हुए आपको 48,000 तक भी लेके जाए। जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी 1 डे बिफोर एक्सपायर होगा और थोड़ा मोमेंटम आता है। लास्ट टाइम भी आपको ध्यान है जिस समय एक्सपायरी हुई थी, बहुत जोर से चला था लास्ट मार्च की सीरीज के अंदर, एक एक दिन के अंदर 600 700 पॉइंट्स में रिकवरी भी आई। तो इस बार भी ऐसे लगते हैं चांसेस की हो सकती है रिकवरी। थोड़ा रोल ओवर भी है, नंबर्स वगैरह भी ठीक है, ओपनिंग टर्म्स भी ठीक है, तो इसलिए जिनके पास भी अपनी पोजीशंस को भी होल्ड करके रखें। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही आपको करीब खुल्लम खुल्ला बोला था कि 10-20% आप पोजीशन जरूर बना लें। अगर आपको याद होगा तो हमने खुलते ही बोल दिया था कि पोजीशंस जिनके पास ज्यादा लॉट लेने की कैपेसिटी हो तो जरूर ही बनाए, और जिनके पास थोड़ी कम है भले वो एक बार सोच के ना भी बनाए। तो इसलिए जिनके पास आ गई है पोजीशन वो होल्ड करें, इस बार के शॉर्ट कवरिंग को एंजॉय करें। अभी शॉर्ट कवरिंग थोड़ा और आ सकता है। और जिनके पास पोजीशंस नहीं आई है, आज शुरुआत में अगर लेना चाहे तो थोड़ी बहुत पोजीशंस वो भी ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भले ही सेकंड राउंड में वो फेज में प्लस करें, बट वो भी थोड़ा बहुत पोजीशंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक और चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग है, इसलिए लेवल्स आपको छोटे छोटे मिलेंगे, छोटे छोटे लेवल से प्रॉफिट बुक करके बाहर भी निकल जाइएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आज कॉल्स में काम करना ठीक रहेगा। एफआईएस का डाटा वगैरह इतना खराब नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग में भी कोई खास चेंज नहीं है, उल्टा 2% लॉन्ग हुआ है, वो 32-33 से बढ़कर करीब 35% की लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है।
कुल मिलाकर सारा सेटअप अब तक तो मार्केट का ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। बिल्कुल। तो सेटअप ठीक लग रहा है, एफआईज और डीआईएस के डेटा भी पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, एफएनओ के डेटा भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स हमने आपको बताया कि वहाँ से भी संकेत ठीक ही हैं। तो उस लिहाज से और ध्यान रखिए, अब अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको बताया। ऑप्शन ट्रेडर्स कॉल पर नज़र रख सकते हैं, कॉल ट्रेडिंग पर नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से आज? शुभ प्रभात पूजा जी, शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अ, हमने पिछले 6 दिनों का जो भी ट्रेडिंग सेशन देखा, वहाँ पर हमने निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट देखी, बट फ्राइडे को एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है, जहाँ पे निफ्टी डबल बॉटम बनाते हुए और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। यहाँ से निफ्टी अगर 22,300 के लेवल्स को तोड़ती है, तब उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 22,500 रहेगा। निचले इस स्तर पर 22,000 लेवल से लेकर 21,900 तक के लेवल सपोर्ट सपोर्ट दर्शाते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें तेजी दिखाई देगी। इसमें भी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, जो कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो बैंक निफ्टी को 48,200 लेवल तक पहुंचा सकती है। हालांकि थोड़ा सा वोलेटाइल मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया वीआईएक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट इंडिया वीआईएक्स के डेली चार्ट को देखेंगे, वहाँ पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया वीआईएक्स भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2 बाय के कॉल रिकमेंड किए हैं। पहला जो कॉल है मेरा एस्कॉर्ट का है, जिसको हमें बाय करना है 3105 से लेकर 3095 पर, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3400 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2950 का। अगर हम एस्कॉर्ट के डेली चार्ट को देखेंगे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद इसने अपने ऊपरी स्तर को मेंटेन किया है। जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फ्राइडे को रिकवरी आई है। ये स्टॉक अभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इसमें कन्वर्शन ब्रेकआउट आने का एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि उसमें बाइंग मोमेंटम बना रहेगा और ये स्टॉक हमारे टारगेट 3400 लेवल को भी टच करेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है पीवीआर आइनॉक्स। इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पर, और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन के बाद ये हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ऊपरी एक पुल बैक मूव देता हुआ नजर आ रहा है। तो पीवीआर आइनॉक्स को बाय करना है 1420 से लेकर 1425 के बीच में। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1505 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1385 का। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो पीवीआर में खरीदारी करने की सलाह 1500 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 1385 का, और एस्कॉर्ट्स में करने की सलाह है 3400 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 2950 का। एस्कॉर्ट्स आपको याद होगा हम शुक्रवार के सेशन में भी स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे। अच्छी तेजी का मोमेंटम बन रहा है और आज भी आप इसमें ट्रेड लेके चल सकते हैं। 3% की तेजी थी और आगे 3400 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक में। अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, नतीजों से पहले बात कीजिए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा विप्रो। यहाँ पे जो है नतीजे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.3% बढ़ा, लेकिन जो मार्जिन है वहाँ पे थोड़ी बीट ज़रूर आई है। और जो गाइडेंस है वित्त साल 2025 का जो पहला क्वार्टर है उसमें जो है आईटी सर्विस रेवेन्यू का गाइडेंस जो है ऑलमोस्ट -1.5% से 0.5% हो सकता है। ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स विप्रो के लिए आए हैं। वही एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम और जो है इनलाइन आया है। जो पैट में थोड़ी सी प्रोविजन एडजस्टमेंट हुई है वो वहाँ पे एस्टिमेट मिस किया है, बट ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी एचडीएफसी बैंक का वो स्टेबल रहा है। ओवरऑल कहेंगे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स एचडीएफसी बैंक के लिए। हमने 2 निफ्टी कंपनीज के बारे में बात कर ली। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% का ग्रोथ आया है, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। लेकिन आयरेडा की बात करें
चर्चे में भी ये स्टॉक रही है रेलवे की फाइनेंसिंग के सेगमेंट की। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। वहीं HDFC AMC की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइट जो है एस्टिमेट मिस की गई है, तो आप कम कह सकते हैं थोड़े से कमज़ोर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू, पैट, एबिटास यहाँ पे थोड़ी सी हम कहेंगे एस्टिमेट से कम नंबर्स आए हैं। स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो है स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखिएगा। यहाँ पे एक बड़ा टर्न अराउंड आया है। बहुत सारे क्वार्टर्स, लगभग 4 साल तक कंपनी जो है घाटे में थी, अब जो है इस क्वार्टर में जो है कंपनी अब प्रॉफिटेबल हुई है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बढ़ा है, डेट कम हुआ है और एक टर्न अराउंड जो कहते हैं वहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकती है। तो इस स्टॉक को ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा, यहाँ पे अच्छी एक्शन देखने मिल सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पे जो ऑफकोर्स जो अर्निंग सेगमेंट है उसको लेके जो है फोकस में रहेगा आज। बिल्कुल, तो विप्रो, HDFC बैंक, जियो फाइनेंशियल्स जैसी कंपनियों के नतीजे आए हैं। कुछ FNO स्पेस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आए, इस पर आप नज़र रखिए, आज इसका ज़रूर दिखेगा मार्केट पर। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले GSPL फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ ने जो है हाई प्रेशर ग्रिड की जो टैरिफ है उसको ऑलमोस्ट 47% से कट कर दी है। ये जो है 1 मई से लागू होने वाला है। एक टाइप से ये बड़ा नेगेटिव है GSPL के लिए और ब्रोकरेजेस की जो है टारगेट प्राइस कट्स भी देखने मिल रही है। लुपिन और जाइडस लाइफ साइंस दोनों ही फोकस में रहेंगे। यहाँ पे दोनों कंपनी ब्लैडर ट्रीटमेंट की ड्रग जो US मार्केट्स में लॉन्च कर रहे हैं और लुपिन के लिए ये सबसे बड़ा लॉन्च हो सकता है वित्त साल 2025 में, जहाँ पे 420 से 500 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट हो सकता है इस ड्रग के हिसाब से। तो दोनों ही स्टॉक्स को अप्रूवल आया है, दोनों में ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। रामकृष्णा फॉर्जिंग्स भी फोकस में रहेगा। जो 400 करोड़ का ऑर्डर था जो टेस्ला से, वो अभी होल्ड पे हो गया है। अब याद होगा कि वीकेंड में अनाउंसमेंट आए थे एलन मस्क का कि वो अपनी जो भारत के दौरा है उसको जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं, जो इस साल के जो है एंड साइड में आ सकते हैं। इसके कारण ऑफकोर्स ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक रनअप देखने मिली थी, तो आज जो है थोड़ी करेक्शन या सेलिंग भी देखने मिल सकते हैं। ऑफकोर्स एक अनाउंसमेंट भी रामकृष्णा फॉर्जिंग से आ गया है। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्लेयर्स होते हैं जैसे कि कजारिया सिरामिक्स हुआ, एशियन ग्रैनाइट हुआ, उनके लिए जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो सकती है। US के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सेरामिक टाइल्स की, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है भारत के टाइल एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया जाए। अब ये टैरिफ जो है 408% से 826% हो सकती है, तो वो अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए बड़ी एंटी डंपिंग लगा सकती है। तो हमारे जो एक्सपोर्ट प्लेयर्स हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया सीमेंट्स ग्राइंडिंग सीमेंट की जो यूनिट है वो अल्ट्राटेक सीमेंट को 315 करोड़ में बेची है, तो ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंट ज़रूर होती है। एक कैश फ्लोज आ जाता है बड़े प्लेयर से, तो इंडिया सीमेंट्स भी फोकस में रहेगा। जोमेटो की बात करें, जो डिलीवरी फ़ी थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 रुपये प्रति ऑर्डर थी, अब उसको बढ़ा के 5 रुपये प्रति कर दिया गया है। इसके कारण जो कैलकुलेशंस बैठ रहा है वहाँ पे एबिडा में आप कह सकते हैं 80 से 90 करोड़ तक एक साल में जो है एक बम्प मिल सकता है, तो एक पॉजिटिव ज़रूर है। वही लॉरस लैब्स की बात करें तो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन में एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया है US FDA द्वारा। एक टाइप से पॉजिटिव कहेंगे अगर हम बात करें उनके API प्लांट की जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और आखिर में ABFRL की जो डीमर्जर की जो न्यूज़ थी उस पर एक एडिशन डेवलपमेंट आया। हमें ऑलरेडी पता है कि मुद्रा लाइफस्टाइल के साथ वो जो है डीमर्ज हो रही है और शेयर होल्डिंग 1:1 है, लेकिन अब जो है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है कि वो 2500 करोड़ जो है रेस करेगा ABFRL और इसमें प्रमोटर पार्टिसिपेशन भी रहेगा। पिछले अगले 12 महीने में डेट जो रहेगा ABFRL में 3000 करोड़ का रहेगा, जहाँ पे जो नई एंटिटी है मुद्रा लाइफस्टाइल वो 1000 करोड़ का डेट रखेगी और जो बाकी का 2000 करोड़ का डेट है वो आदित्य बिरला फैशन में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, ये पूरी अपडेट देने के लिए। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, नतीजे हैं, इस पर हम नज़र रखेंगे। इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं बताने के लिए गौरव मौजूद है हमारे साथ। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले ब्रोकरेजेस में बात करते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की, क्योंकि हमने देखा कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने ये जो टारगेट प्राइस है कंपनी का वो कट करके 360 रुपीज़ का किया है और रेटिंग जो है वो भी डाउनग्रेड करके रिड्यूस पे डाला है। तो जैसे हमें पता है कि HP ग्रिड ने जो है टैरिफ कट किया था और इसी के चलते ये एक टारगेट प्राइस कट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से। उनका मानना यह है कि कहीं पर आगे जाके काफ़ी हार्श टैरिफ कट हमें देखने को मिला है। ये जो टैरिफ कट है उसको शायद से गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो है वो चैलेंज कर सकता है, बट इसी के चलते
हुए आगे जाके ROCE जो है वो 11 to 12% के रेंज में आ सकता है, जो कि 24% में है, और इसी के चलते हुए ये एक डाउनग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं वोल्टास की, जहाँ पे UBS ने अपग्रेड किया है बाय रेटिंग पे और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 1800 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे ये जो मार्केट शेयर जो है वहाँ पे हमें वोल्टास का जो एक ये कमबैक देखने को मिल सकता है। आगे जाके मार्केट शेयर में वोल्टास से हमें एक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए उन्होंने FY26 का मार्केट शेयर जो है वो 23% पे एंटिसिपेट करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1800 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहाँ पे हमने अर्निंग्स देखने को मिले थे। तो जैसे अगर विप्रो की बात करें तो वहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने अभी सेल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 430 रुपीज़ पे बढ़ाया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो अर्निंग्स के आउटलुक जो है वो कहीं पे म्यूटेड देखने को मिले थे उनके आगे जाके। मार्जिन्स में कहीं पे हमें सरप्राइज तो देखने को मिला था, बट आगे जाके उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं पे अंडर परफॉर्मेंस जो है ग्रोथ में वो हमें देखने को मिल सकता है। सिटी का भी अगर ऐसे ही मानना है कहीं पे, जो उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 430 रुपीज़ पे किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके विप्रो का परफॉर्मेंस जो है वो वीक रह सकता है। अगली बात करते हैं HDFC बैंक की, जहाँ पे हमने देखा कि इनलाइन नंबर्स आए थे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी कहीं पे हमें अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली थी 4 बिप्स, और आगे जाके LCR और LDR रेशियो में भी कहीं पे एक हेल्दी अपटिक देखने को मिला था। LCR में अपटिक देखने को मिला था और LDR रेशियो जो है वो कम हुआ था, और इसी के चलते हुए ब्रोकरेजेस की माने तो IIFL ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1760 रुपीज़ का रखा है। नुवामा ने ये जो है टारगेट प्राइस उनका बढ़ा के 1760 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 1735 रुपीज़ का था, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अर्निंग्स में वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी, बट ये जो LCR रेशियो बढ़ा है और LDR रेशियो कम हुआ है वो कहीं पे पॉजिटिव है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो है बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 1750 रुपीज़ का किया है। अगले अगर इन्वेस्टेक की बात करें तो उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1620 रुपीज़ का किया है और होल्ड रेटिंग बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से एक अपटिक हमें देखने को मिला था। और नमूरा ने भी मेंटेन किया है उनका न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस बढ़ा के 1660 रुपीज़ का किया है। तो आगे जाके ये कंपनीज में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू इस कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ क्वर्जी ग्रुप के रवि दियोरा जी मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। हल्की नरमी आई है वहां पर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, कैसे ट्रेड करें गोल्ड को? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल दिख रहा है पर्टिकुलर बुलियन में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट वीकेंड में नहीं हुए, तो शायद गोल्ड थोड़ा टैपिड रह सकता है। वहां पे हायर लेवल से मुनाफा वसूली देखी जा सकते हैं। हालांकि अगर इस लिहाज से सिल्वर एक कैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, तो सिल्वर अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब 83,000 के करीब ओपन होगा। आई थिंक एक अच्छा बाइंग का मौका होगा। 82,600 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 84,200 का लगा है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगर हायर लेवल पे मिलता है अराउंड 73,000, तो वहाँ पे सेल करे, कॉन्ट्रैक्ट खोल ले। स्टॉप लॉस लगा अराउंड 73,200 का, और 72,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये है सलाह सिल्वर में। इसके अलावा रवि, बेस मेटल्स में मौके कहाँ देख रहे हैं आप? मेटल्स में काफी अच्छा बार्गेन बाइंग ग्लोबल मार्केट में चल रहा है। आई थिंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्पाइट वॉलेटाइल क्यू वहाँ पे बाइंग चालू रहा था। मुझे लग रहा है मेटल्स में बाय करना उचित रहेगा। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम में एक अच्छी साइन दिखा रहा है। 240 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगा अराउंड 237, टारगेट 247 का रहेगा। वही कॉपर में भी बाय करना चाहे 840 के करीब, स्टॉप लॉस 835 एंड 855 तक के लेवल इंट्राडे में आते दिख सकते हैं। ठीक है, तो 247 के लेवल एल्यूमिनियम में और सिल्वर में भी तेजी करने की सलाह 84,200 के लक्ष्य के लिए। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में